हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आरओ लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगिता सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 173 में किया गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। विधानमंडल का सदस्य आपको बनना है तो उसके लिए योग्यताएं कहाँ कहाँ दी गई हैं? वो योग्यताएं दी गई हैं हमारे आर्टिकल नंबर 173 में। संसद को अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का अधिकार क्या अनुच्छेद 245 देता है? तो ये बात बिल्कुल हमारा असत्य है। संसद अगर चाहे तो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है, ये अधिकार उसको देता है आर्टिकल नंबर 247 देता है हमारा। भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 292 माना जाता है हमारा। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये है कि जो उधार लेने की बात है, तो केंद्र सरकार भी उधार ले सकती है भारत के अंदर से और भारत के बाहर से, जबकि राज्य सरकारें भी उधार ले सकती हैं। और ये बात बताई गई है भाग नंबर 12 के अध्याय नंबर 2 में। भाग नंबर 12 के अध्याय नंबर जो 2 है, ये केंद्र और राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित है हमारा। ठीक है ना। 292 में बताया गया कि केंद्र सरकार उधार ले सकती है और 293 में बताया गया कि राज्यों द्वारा उधार लिया जा सकता है। तो 292 में केंद्र सरकार उधार ले सकती है, ये शामिल है। और 293 में क्या लिखा है कि राज्य सरकारें भी यानी कि राज्य भी उधार ले सकते हैं हमारे। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होगा, ये आर्टिकल नंबर 182 में दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जबकि विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ये बात बताएगी 178 में। ये बात बताएगी 178 में। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, ये बात बताई गई 179 में। 179 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूरन चंद्र नाम का ब्राह्मण डैश हैदराबाद के निजामुल मुल्क के अधीन था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पूरन चंद्र नाम का जो ब्राह्मण था वो हैदराबाद के निजाम, जिसका नाम था निजामुल मुल्क, उसके अधीन था। ठीक है। महिला भ्रूण हत्या अधिनियम 1870 में पास हुआ था। तो ये बात भी हमारा क्या है? ये बात भी हमारा ठीक है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में पास किया गया था, ना कि 1906 में। तो सन गलत है। बाकी कर्जन के काल में तो पास किया गया था, लेकिन सन क्या होगा? सन होगा 1904 में। अच्छा, ये भारतीय या इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था क्या, किस लिए लाया गया था? तो ये जो है अधिनियम संवेदनशील सरकारी जानकारी को जनता या विदेशी शक्तियों को लीक होने से बचाने के लिए पारित किया गया था। यानी कि ये भी एक तरह से प्रेस पर रोक लगाता है। ठीक है ना। ये भी क्या करता है? ये भी हमारा प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। तो क्या इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है? तो आप बताएंगे जी हाँ, लगाता है हमारा। क्योंकि इसके तहत क्या किया गया था? कोई भी संवेदनशील सरकारी जानकारी जनता तक या विदेशी शक्तियों तक लीक ना होने पाए, तो इससे बचाने के लिए एक एक्ट जो है पास किया गया था कर्जन के काल में हमारा। इसके अलावा कुछ बातें और याद रखेंगे कर्जन से ही हमारा। कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास होता है। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 में पास होता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण, तो सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में ही पास किया गया था। अच्छा, कर्जन के काल में 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पास किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम भी पास किया गया था हमारा। ठीक है ना। इसमें था क्या पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम में? ऐसे किसान जो ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, है ना, उनकी भूमि को साहूकार, है ना, किसी दूसरे को बेच नहीं सकते थे, है ना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था हमारा। इसके अलावा मैंने अभी बताया था कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1890 में पास हुआ था इसके काल में हमारा। ठीक है ना। और सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में पास हुआ था इसके काल में। इसके अलावा पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर के लिए की थी, ताकि पुलिस सुधार कर सके, है ना। तो पुलिस सुधारों के लिए कर्जन के शासनकाल में 1902 में एक पुलिस आयोग बना था, जिसका अध्यक्ष कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर हमारे, जिसके क्या थे? हमारे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में। तो मैंने आपको बताया था विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1902 में
पास हुआ था। सॉरी 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। रैले आयोग की सिफारिश पर, रैले आयोग या विश्वविद्यालय आयोग जिसको जो 1902 में बना था, है ना, उसकी सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी इसी के काल में पास होता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखने वाली है। बाकी किचनर से इसका मतभेद हो गया था, तो इसको वापस जाना पड़ा था, है ना, ब्रिटेन। तो एक बात हमारी ये भी याद रखना। इसके अलावा यंग हस्बैंड तिब्बत मिशन, यंग हस्बैंड तिब्बत मिशन 1904 में ही भेजा गया था कर्जन के काल में। वजह क्या थी? लॉर्ड कर्जन ने जो रूसी घुसपैठ होती थी, रूसी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए और तिब्बत और सिक्किम के बीच जो सीमा विवाद था उसको सुलझाने के लिए, है ना, तिब्बत में एक मिशन भेजा था, सैन्य मिशन भेजा था, जिसका नाम क्या था? यंग हस्बैंड मिशन, यंग हस्बैंड मिशन 1904 हमारा। कर्जन की 3 किताबें हैं, रसिया इन सेंट्रल एशिया, पर्सिया एंड द पर्शियन क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ द FAREAST फॉर ईस्ट। तो प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट फॉर ईस्ट 3 किताबें इसने लिखी हैं हमारी। सेंट्रल एशिया, सॉरी, रसिया इन सेंट्रल एशिया, पर्सिया एंड द पर्शियन क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट। ये किताबें जो है कर्जन की ही हैं हमारी, तो ये भी याद रखेंगे। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो क्या बात ये सही है हमारी? तो बताएंगे बिल्कुल ठीक है हमारा। विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। लेकिन अगर यहीं पर कह देता भारतीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को। भारतीय या राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैन धर्म का प्रथम थेरा क्या आर्य सुधर्मन बनाए गए थे? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर में स्थित है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। मैती आंदोलन विजय जयधारी ने चलाया था, तो ये गलत है, ध्यान देना। मैती आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, कल्याण सिंह रावत ने चलाया था। इसमें एक नियम रखा गया था कि जब भी कोई नया वर वधु शादी होगी, है ना, तो वो विवाहित जोड़ा एक पौधा लगाएगा। ये मैती आंदोलन था। और एक शुरू हुआ था बीज बचाओ आंदोलन, एक शुरू हुआ था क्या? बीज बचाओ आंदोलन। तो बीज बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? विजय जरधारी। बीज बचाओ आंदोलन भी हमारा शुरू हुआ था उत्तराखंड में, तो उसके नेता कौन थे? विजय जरधारी। अच्छा, 2 बातें और रखेंगे। बीज अधिनियम कब का है? 1966 का। और राष्ट्रीय बीज नीति कब की है? 2002। तो बीज अधिनियम 1966 का है, जबकि राष्ट्रीय बीज नीति हमारी कब की है? 2002 की है हमारी, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखेंगे। तो यही वाला आपका गलत है, सी वाला। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्या कर्नाटक पठार की विशेषता? तो बात बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक पठार की विशेषता ही है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित को कालानुक्रम से व्यवस्थित करें, निम्नलिखित को कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। तो अब ध्यान देना इसमें बात क्या, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, पहली बात तो इसका गठन कब किया गया था? 1888 में किया गया था। कांग्रेस के विरोध में किया गया था। 2 लोग संस्थापक थे इसके, एक सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? कांग्रेस का विरोध करना और ब्रिटिश सत्ता के साथ नजदीकियों को बढ़ाना। तो 1888 की घटना है। तिलक द्वारा गणपति पर्व का आयोजन ये किया गया था 1893 में, और किसके तर्ज पर? मुसलमानों के मुहर्रम तर्ज पर तिलक द्वारा गणपति पर्व का आयोजन किया गया था। और तिलक द्वारा शिवाजी पर्व का आयोजन ये किया गया था 1895 में किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु ये हुई थी 1894 में, जबकि पूना में रैंड और अरियस्ट की हत्या ये हुई थी 1897 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका, इनमें से देखा जाए तो आएगा आपका क्या? तो आएगा आपका ए, पहले आ जाएगा ए, और ए के पश्चात आपका आना चाहिए बी, और बी के पश्चात आपका आना चाहिए सी, और सी के पश्चात आना चाहिए आपका डी, और डी के पश्चात आना चाहिए क्या? ई आना चाहिए हमारा। अच्छा, कुछ बातें और रखेंगे। पूना में जो रैंड और अरियस्ट थे, ये प्लेग कमिश्नर, प्लेग की दवाई लेके आए थे, तो प्लेग कमिश्नर थे। तो इनकी हत्या किसने कर दी थी? इनकी हत्या कर दी थी
3 चापेकर बंधु हैं। चापेकर बंधु में 3 लोग शामिल हैं, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, है ना। तो दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, ये सब शामिल थे इसमें चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधु तिलक से प्रेरित थे, उनको अपना गुरु भी मानते थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, जो कि इसमें दिया गया नहीं है, तो आप इसका अलग से कर करेंगे, ए बी सी डी ई होना चाहिए इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो पूना में हुई थी रैंड और अरेस्ट किया था 1897 में हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब से पश्चिम की ओर ये कुछ हमारे लोहा इस्पात संयंत्र दिए गए हैं, इनको जो है क्रम से लगाना है। कुछ लोहा इस्पात, पहली बात याद रखना है, भारतीय इस्पात नीति 2005 में आई थी। भारतीय इस्पात नीति कब की थी हमारी? 2005 की मानी जाती है। तो ये देखते हैं इसमें, तो इन इस्पात संयंत्रों को आपको क्रम से लगाना है। तो मैं आपको चीजें बताता हूँ, देखो पहले आएगा दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में, फिर आएगा बर्नपुर, ये भी पश्चिम बंगाल में है आपका, और फिर आपका आएगा जमशेदपुर, ये झारखंड में है हमारा, और जमशेदपुर के पश्चात आएगा राउरकेला, ये उड़ीसा में है हमारा, और राउरकेला के पश्चात आएगा भिलाई। क्या आएगा? भिलाई। तो ये क्रम याद रखना, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, जैसे जमशेदपुर पश्चिम झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, और भिलाई कहां पर? छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब कुछ बातें मेरी समझ लीजिए अलग से, कुछ बातें समझ लीजिए। वो बातें क्या है हमारी? वो बातें हमारी है कि इनकी स्थापना कब कब हुई थी, इनकी जो है स्थापना कब कब हुई थी। तो पहले ध्यान देना, एक कंपनी बनी थी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको IISCO कहते हैं, IISCO, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में हुई थी। 1918 में 3 प्लांट लगाए गए थे इसके, एक बंगाल के कुल्टी में, एक बंगाल के हीरापुर में, और एक बंगाल के ही बर्नपुर में। तो कुल्टी कह लो, हीरापुर कह लो, या बर्नपुर कह लो, ये तीनों इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की 3 इकाइयां हैं। तो इनकी स्थापना की गई थी कब? 1918 में, ठीक है ना। एक फिर आई थी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम था विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, कर्नाटक के भद्रावती में, कर्नाटक के भद्रावती में। तो कर्नाटक के भद्रावती में 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। कर्नाटक के कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियों से इसको लोहा मिलता है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जो भद्रावती में स्थित है। फिर एक है दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र। पहली बात है ना, दुर्गा ब्रिटेन गई, तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। जबकि यहाँ पर उत्पादन काम कब शुरू हुआ? 1962 में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956, जबकि उत्पादन काम कब शुरू हुआ? 1962 में, है ना, 1962 में। बाकी झारखंड का सिंह भूमि है, उड़ीसा का केंदुझार है ना, यहां से इसको जो है लोहा मिल जाता है। इससे क्या आता है? भिलाई, भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र। तो भिलाई कहां पर है? रूस के सहयोग से स्थापित हुई थी। पहली बात तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से स्थापित हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में स्थापित हुई थी, है ना। और डल्ली राजहरा जो खदानें हैं, वहां से इसको लोहा मिलता है। फिर एक है राउरकेला, तो भिलाई वाला को भीरू से, दुर्गा ब्रिटेन गई, और राउरकेला करो राज, जहां से जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में ही जर्मनी सरकार के सहयोग से, है ना, उड़ीसा में स्थापित की गई थी कौन? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र हमारा, ठीक है ना। तो ये भी बात जो है याद रखने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिशुपालगढ़ पुरातात्विक स्थल क्या उड़ीसा में है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कहां पर है हमारा? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट क्या अनुच्छेद 151 में? तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। 19 सातवाहन शासकों की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है? गलत। सातवाहन शासकों की जानकारी तो मत्स्य पुराण से मिलती है,
लेकिन 19 सातवाहन शासकों की जानकारी वो मिलती है वायु पुराण से, जबकि 30 सातवाहन शासकों की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। ठीक है ना, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, इसके अलावा जो है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। लौटते मानसून की अवधारणा शरद ऋतु से जुड़ी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, है ना, इस चीज से देखिएगा। पहली बात तो लौटता मानसून, इसको मानसून का निवर्तन भी कहा जाता है। मानसून का निवर्तन कहो या लौटता मानसून बोलो, ये घटना शरद ऋतु से संबंधित है। इसके अलावा जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं, मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं, तब मानसून वापस होने लग जाता है। और मानसून वापस कब होता है? लौटते हुए मानसूनी घटना, है ना, किस मौसम की घटना है? तो ये घटना है अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के महीने को लौटते हुए मानसून के लिए जाना जाता है, लौटते हुए मानसून के लिए जाना जाता है। और लौटते हुए मानसून को बोलते क्या है? उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी शाखा। लौटते हुए मानसून का नाम क्या है? उत्तर पूर्वी बंगाल की, उत्तर पूर्वी, है ना, मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा, है ना, वो जो है। तो जब यही उत्तर पूर्वी बंगाली खाड़ी शाखा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पहुंचती है, तो शीत ऋतु में वर्षा कराती है कोरोमंडल तट पर। तो अगर पूछेगा शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लौटता हुआ मानसून, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अगर मान लो पूछ ले भारत में लौटते हुए मानसून की समय अवधि क्या है, तो अक्टूबर और नवंबर। मानसून किस ऋतु से जुड़ा है? लौटता मानसून शरद से जुड़ा है। जबकि लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा किस ऋतु में होती है? तब शीत ऋतु बताना है। तब क्या बताना है? शीत ऋतु जो है बताना है। अच्छा, एक बात तो याद रखेंगे, उस घटना को क्या कहेंगे? जब दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान एक या उससे अधिक सप्ताह तक वर्षा ना हो पाए, तो इस घटना को बोला जाता है मानसून विराम। क्या बोला जाता है? मानसून विराम बोला जाता है हमारा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।